जी नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट इतिहास कंप्लीट कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य। चलिए सीधी बात, नो बकवास, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक रहा था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन हुआ? घटोत्कच, जो कि 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। शक संवत का पूछे तो कनिष्क के द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 355 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 से ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है, और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध करता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, किसके सिक्कों से हमें पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था? तो समुद्र गुप्त। समुद्र का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की। ठीक है। हरिसेन मोस्ट आईएमपी है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। हरिसेन किसके दरबार में रहता था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नोट, परम भागवत। ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और इसके शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया। ठीक है। अब देखते हैं हम शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, जो कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाए गए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय के पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपणक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर जो कि खगोल वैज्ञानिक थे, और वरुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है। बिल्कुल इनमें से पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान या 9 रत्न, ठीक है, कौन कौन से थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, छपणक जो कि ज्योतिष थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर, वरामिहिर जो कि खगोल वैज्ञानिक थे, एवं वररुचि जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांदी विग्रहक सचिव वीरसेन सेव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था, एवं एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। ट्रिपल स्टार
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ये स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। आप ईयर नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक क्रम सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में शुरू किया हुआ था? तो स्कंदगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई मुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे का विषय या जिला प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है। ग्राम समूह की जो छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों की क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी कि विष्टि राज्य के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु यानी कि वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि यानी कि पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि, और सील ऐसी भूमि जो जोतने के योग्य नहीं होती थी। अपरहत ऐसी भूमि जो कि जंगली होती थी। क्वेश्चन यहां से भी गुप्त साम्राज्य में पूछा जाता है कि क्षेत्र किस प्रकार की भूमि थी? तो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास यानी कि रहने योग्य भूमि को वास्तु, पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि, और ऐसी भूमि जो कि जोतने की योग्य नहीं होती थी उसे सील, और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ठीक है, जहां पर कृषि नहीं हो सकती थी, जंगल झाड़ियां होती थी, उसे अपरहत कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को जेस्टक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आपसे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आप पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें बताया गया है। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्त राजाओं द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। यह मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, इसे तो आप याद ही रखिएगा, इसे भूलना नहीं है। और क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए। ठीक है भाई साहब। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें आता है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा, जो कि कटनी जिला मध्य प्रदेश, पहले जबलपुर, लेकिन फैक्ट के अनुसार पता चला है कि तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिला और मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भुमरा, नागोद या नागोदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों के द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खो नागोद सतना मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों के द्वारा निर्मित है भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, जिसपे तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी मध्य प्रदेश। ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम ओणम यानी कि वर्णन औष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी गोपराज या भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट
वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्त कालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महावीर निष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा रचित रचना है? तो विष्णु शर्मा। संस्कृत को संसार का सर्वाधिक या प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है पंचतंत्र को: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है आर्यभट्टियम किसका है? तो नाम में ही छुपा है आर्यभट्ट, और सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वरामिहिर ने वृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। वृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ठीक है, गुप्त काल में पल काण्व ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा है। नवीनाकातम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयिका कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला कौन से काल में प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के। शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम या माटी का खिलौने गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा तथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। इसकी प्रथम रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रम मिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। किस पर रचित है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर रचित है। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर सारी जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।